कक्षा छठी के तीसरे अध्याय संख्याओं के साथ खेलना के 10वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं। पिछले लेक्चर में हमने सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज के बारे में पढ़ा था। सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। आज का जो टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, ये सार्व गुणनखंड से संबंधित है। किससे? सार्व गुणनखंड से। तो आइए देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य, देखो बच्चों, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो केवल खुद से और एक से ही भाग होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। ये क्या है? अभाज्य, यानी जो सिर्फ खुद से और एक से ही पूरी भाग होती हैं। अब है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याओं में यहाँ केवल एक ही संख्या नहीं होती, यहाँ 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं। 2 या 2 से अधिक, और वो दोनों संख्याएं किसी और संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती, तो ही वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। जैसे एक संख्या 8 और दूसरी संख्या ले ली हमने 15। अब अगर हम इनको अलग अलग देखें, अकेले 8 को देखें, तो ये भाज्य या विभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो 8 1 से तो देखो सभी संख्याएं भाग होती है, ये 2 से भी पूरी भाग होती है, 4 से भी पूरी भाग होती है। इसी तरह 15 भी क्या है? ये भी विभाज्य संख्या है। ये 1 और 15 को छोड़कर 3 से भी पूरी भाग होती है और 5 से भी पूरी भाग होती है। अब हमें ये देखना है कि ये सह अभाज्य कैसे है। अब देखो 8 और 15, पहले हम 8 के सभी गुणनखंड ले लेते हैं। 8 के सभी गुणनखंड। अब 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 4 और खुद 8। इसी तरह 15 के भी। अब 15 के क्या क्या होंगे? 1, 3, 5 और 15। अब हम यहां देखें कि जो 8 है और 15 है, ये दोनों सिर्फ 1 को छोड़कर और इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है इसके गुणनखंड में कि जिससे कि जो कि इसके इन दोनों के गुणनखंड हो। यानी यहां केवल एक ही सार्व गुणनखंड है। क्या है? एक ही सार्व गुणनखंड, और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि सार्व गुणनखंड हो। कहने का मतलब कि 8 और 15 1 को छोड़कर बाकी किसी और संख्याओं से पूरा विभाजित, यानी पूरा भाग नहीं होते। तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी आपस में? यानी सह अभाज्य। क्या होंगी ये? सह अभाज्य संख्याएं। एक दो उदाहरण और लेते हैं। दूसरा उदाहरण 6 और 25 लिया है, यानी ये दो संख्याएं हैं, ये हमें बतानी है कि ये सह अभाज्य है या नहीं। अब देखो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 के सभी गुणनखंड, यानी किन संख्याओं से ये पूरा विभाजित होता है? तो यानी 1, 2, 3 और 6 से विभाजित होता है 6, और 25 1, 5 और 25 से। अब हम यहाँ देखें इन दोनों के गुणनखंड में क्या 1 को छोड़कर कोई और ऐसी संख्या है जो दोनों में ही कॉमन हो, दोनों में ही उभयनिष्ठ हो? देखो यहाँ कोई भी संख्या नहीं है। 6 में है 2, 3, 6
और 25 की है 5 और 25। एक को छोड़कर यहाँ और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करती हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे सारो गुणनखंड क्या है, सिर्फ एक ही है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, उसमें दो संख्याएं हैं 6 और 14। संख्याएं 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और इससे अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। तो तीसरे उदाहरण में दो संख्याएं हैं 6 और 14। अब 6 के गुणनखंड तो देखो यही है 1, 2, 3 और 6। और 14 के क्या होंगे 1, अब 2 से भी पूरा पूरा भाग होता है तो ये 2, उसके बाद ये 7 से पूरा पूरा भाग होता है और लास्ट में 14। अब हम यहाँ देखें इन दोनों के गुणनखंड में, 6 और 14 के गुणनखंड में, एक तो 1 दोनों में है, दूसरा 2 भी दोनों में है, यानी जो 2 है 6 और 14 दोनों का गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखो सार्व गुणनखंड क्या हो गए हैं, सार्व गुणनखंड कौन कौन से आगे 1 और 2। यहाँ अकेला सार्व गुणनखंड 1 नहीं है, तो इसका मतलब कि 6 और 14 ये संख्याएं सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है। कौन, 6 और 14। आम भाषा में अगर हम इसको कहें कि जो हमें संख्याएं या संख्याओं का, यानी ये ग्रुप हमें जो दिया हुआ है, 2 संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो, वो सिर्फ एक से ही विभाजित होनी चाहिए और किसी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। अब 6 और 14 1 और 2 दोनों से ही ये विभाजित होती है, इसलिए ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं जिनका केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं सिर्फ एक से ही विभाजित होती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 4 और 15 ये दोनों सिर्फ एक से ही भाग होंगी। 8, 49 ये भी, 10, 27 इस प्रकार और भी उदाहरण होते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली 3.4 के 5 से आगे सवाल हल करते हैं, जो कि सह अभाज्य संख्याओं से संबंधित हैं। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। यहाँ हमें 5-6 भाग दिए हुए हैं, उनमें 2-2 संख्याएं हैं सभी में, और ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला है ए भाग, जिसमें संख्या है 18 और 35। कौन कौन सी है, 18 और 35। इसके लिए अब हम सहभाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 18 और 35 इनके गुणनखंड लेंगे। तो 18 के सभी गुणनखंड, 18 के गुणनखंड, यानी 18 किस किस से विभाजित होता है या किस किस के पहाड़े में आता है। तो 1, अब 2 के पहाड़े में भी आता है ये, 2, 3, 4 से नहीं आता, 6 के बाद 18। तो ये आगे 18 के गुणनखंड। इसी तरह 35 के भी गुणनखंड लिख लेते हैं। 35 का पहले तो 1, उसके बाद 5, 7 और 35। अब यहाँ देखिए 18 और 35 दोनों के हमने सभी गुणनखंड ले लिए हैं। अब इन दोनों के गुणनखंड में सिर्फ एक ही गुणनखंड ऐसा है
जो दोनों का गुणनखंड है यानी सार्वगुणनखंड है। अब यहाँ सार्वगुणनखंड क्या है? 1। और जब सार्वगुणनखंड सिर्फ एक ही हो यानी संख्या एक ही हो तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। तो इसका मतलब यानी अतः 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं यानी हमें सिर्फ यह देखना है कि वह दोनों संख्याएं एक को छोड़कर किसी और से पूरा पूरा भाग न हो, वही सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। बी भाग बी है 15 और 37। अब 15 के सभी गुणनखंड क्या होंगे? 15 के सभी गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। 37 ये एक अभाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड होंगे 1 और 37। अब इन दोनों के गुणनखंड में देखें, सिर्फ संख्या एक ही है जो दोनों का गुणनखंड है यानी सार्वगुणनखंड है। तो यहाँ पे सार्वगुणनखंड क्या हुआ? सिर्फ एक संख्या एक। तो अतः 15 और 37 दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य। तो आइए अब इसका सी भाग हल करते हैं। सी भाग है 30 और 415। अब पहले 30 के सभी गुणनखंड के सभी गुणनखंड, अब 30 के सभी गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 5। अब देखो 2 और 3 से विभाजित होता है तो ये 6 से भी विभाजित होगा। उसके बाद 10, 15 और 30। इसी प्रकार 415 के भी सभी गुणनखंड ले लेते हैं। 1, 5, 83 और 415। ये है 415 के सभी गुणनखंड। अब 30 और 415 के सभी गुणनखंड में देखते हैं कि कौन कौन से सार्वगुणनखंड हैं। एक तो 1 है, दूसरा यहाँ क्या है? 5। 1 और 5। तो यहाँ सार्वगुणनखंड हुए सार्वगुणनखंड 1 और 5। अब सार्वगुणनखंड जब संख्या 1 को छोड़कर और भी हो तो वो संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य नहीं होती। तो ये क्या है? 30 और 415 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब डी भाग में देखें, दो संख्याएं दी हुई हैं 17 और 68। यहाँ 17 और 68 के दो सार्वगुणनखंड आए हैं 1 और 17। तो अतः यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं है क्योंकि सार्वगुणनखंड सिर्फ एक ही होना चाहिए। ई भाग 216 और 215। यहाँ देखें हम सार्वगुणनखंड क्या है? सिर्फ एक है। तो अतः 216 और 215 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार एफ भाग जिसमें संख्याएं हैं 81 और 16, इनका भी सार्वगुणनखंड कितना आया है? एक ही आया है। अतः 81 और 16 दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। तो कहने का मतलब ये है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो संख्याएं दी हुई हैं उसका केवल एक ही सार्वगुणनखंड हो, यानी वो संख्या एक से ही विभाजित हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य
संख्याएं। आइए अब छठा सवाल हल करते हैं। छठा सवाल है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यानी 5 और 12 से वो विभाजित होती है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? यानी जो संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या किस अन्य संख्या से भी पूरी पूरी भाग होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 12 के गुणज ले लेंगे। तो संख्या 5 के गुणज, संख्या 5 के गुणज क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। इसी तरह ये 5 के क्या आ जाएंगे? गुणज। आगे और भी ले सकते हैं हम। 12 के गुणज, 12 के गुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। इसी प्रकार इसमें भी और ले सकते हैं हम। अब हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या कहा है, 5 और 12 दोनों से विभाज्य, तो यानी इनमें वो संख्या कौन सी है जो 5 और 12 दोनों का गुणज है। तो वो संख्या देखिए कि जो दोनों में ही है वो क्या है? 60। यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है। तो इसका मतलब जो ये 60 है 5 और 12 दोनों से विभाजित होता है। उसके बाद अगला, अब देखो यहाँ पे 120 है। 120 इकाई का अंक क्या है? 0। तो इसका मतलब वो 5 से भी विभाजित होगा और ये 12 से भी विभाजित है। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 120 आ जाएगी। तो 5 तथा 12 के सार्वगुणज वो क्या क्या आएंगे? 60, 120, इसी प्रकार 180 भी आ जाएगा। उसके बाद 240, इस तरह ये क्या आएंगी? वो संख्याएं आ जाएंगी जो 5 और 12 दोनों से विभाजित होती हो। अब हमें ये बताना है कि जो ये हमारे पास संख्याएं आई है 60, 120, 180, 240, तो ये किस संख्या से विभाजित होती हैं? तो ये देखो 60, 120, 180, 240, यानी 60 से भाग हो रही है ना। 60, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 ती 180, 60 चौके 240। तो यानी ये सभी संख्याएं किस संख्या से विभाजित होंगी? 60 से। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 60। अतः 5 तथा 12 से विभाज्य संख्याएं सदैव 60, जो कि 5 तथा 12 का गुणनफल है। यानी 5 और 12 की जब हम गुणा करते हैं तो 12 पंजे 60, यानी 5 और 12 का क्या है? ये गुणनफल है, से विभाजित होगी। यानी कोई भी अगर हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और वो दोनों ही किसी संख्या को विभाजित करती हैं तो उनके गुणनफल से बाकी सभी संख्याएं क्या होंगी? विभाजित होंगी। तो आइए अब 7वां सवाल हल कर लेंगे। 7वां सवाल है, एक संख्या 12 से विभाज्य है। कितने से? 12 से। और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी, यानी 12 ये पूरी पूरी भाग होगी। अब 12 से विभाज्य का मतलब 12 के गुणज। तो हम पहले संख्या 12 के कुछ गुणज ले लेते हैं। 12 के गुणज या 12 की विभाज्य संख्याएं। तो जैसे पहला 12, 24, 36, 48, 60, 72 आदि। अब हमें ये देखना है कि 12, 24, 36 यानी ये सभी संख्याएं
और किस किस संख्या से विभाजित होंगी। अब उससे पहले हम 12 के सभी गुणनखंड ले लेते हैं। 12 के सभी गुणनखंड। अब 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब क्या ये सभी संख्याएं इन सभी गुणनखंड से पूर्ण विभाजित है या नहीं? अब देखें, 12 तो है ही, 1 से भी भाग होती है क्योंकि इसके तो ये गुणनखंड ही हैं, तो 12 तो इन सभी से क्या होता है? विभाजित होता है। 24 भी, अब 24 देखें, एक से तो देखो सभी संख्याएं भाग होती हैं, खुद से भी भाग होती हैं। अब 2 से, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 4, तो ये 2 से भी भाग होती है। उसके बाद अगली संख्या है 3, अंकों का योग कितना है? 6, तो ये भी 3 का गुणज है, तो ये भी 3 से भी भाग होती हैं। 4, 24, 4 से भी विभाजित होता है, 4 छक्के 24, इसी तरह 6 चौके 24 और उसके बाद 12 दूनी 24। तो इस प्रकार जो ये संख्या है 24, वो क्या है? इन सब जो 12 के गुणनखंड है इन सभी से पूर्ण विभाजित होती है। इसी प्रकार 36 भी, अब 2 से विभाजित है क्योंकि ये सम संख्या है। 3 से भी, 12 तिये 36, 4 से भी विभाजित होती है ये, 9 चौके 36 और 6 से भी, 6 छक्के 36, 12 तिये 36। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं क्या है? 12 के सभी गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि एक संख्या जो 12 से विभाज्य है वह संख्या 12 के सभी गुणनखंड से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ 12 की बजाय कोई और भी संख्या दी होती, जैसे 2, 3, 4, 15, 20, 50, इस तरह कोई भी संख्या दी होती जो इनसे विभाज्य है, तो वो संख्याएं उनके गुणनखंडों से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ 12 के गुणनखंडों से ये 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो बच्चों, ये था 7वां सवाल। इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.4 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। कुछ हिस्से पिछले लेक्चर में थे और इसमें 5 से 7 तक सवाल हल किए हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।